अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, माय नेम इज़ नबीला, आई एम फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट और मैं यहाँ आपके साथ सीएमई के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोर्स है जिसका टॉपिक है आज आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, लेक्चर नंबर 5। जी, यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस करना है। यहाँ पर जो टॉपिक्स आप लोग कवर करेंगे उसमें आ जाता है नंबर 1 पे बैकग्राउंड, देन द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, पीटरसन सॉल्यूशन, सेमाफोर्स, मॉनिटर्स, सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर, क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन एग्जांपल्स, ठीक है। आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो पहले 5 पॉइंट्स हैं, जिनमें सबसे पहला है आपके पास बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या होता है आपके पास, कंकरेंट एक्सेस टू शेयर डाटा में रिजल्ट इन डाटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। कंकरेंट एक्सेस टू शेयर डाटा का मतलब है कि एक डाटा जो कि आप शेयर करना चाहते हैं उसकी मोर देन वन एक्सेस क्या करेगी, आपके रिजल्ट्स यानी कि जो आपका डाटा है ना उसको इनकंसिस्टेंट बना देगी। फर्ज करें कि दो सिस्टम है आपके पास या दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। वो एक ही डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं एट अ सेम टाइम। दो ऑपरेटिंग सिस्टम सेम टाइम पर एक ही डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पे वो क्या कह रहे हैं कि मेंटेनिंग डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा को हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो डाटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन आप लोगों ने रखना है। किस तरह से रखेंगे, टूल्स के जरिए। मेंटेनिंग डाटा कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स मैकेनिज्म्स आपके पास कुछ ऐसे टूल्स होती हैं जो कि आपके डाटा को कंसिस्टेंट रहने में मदद करती हैं, ठीक है। तो बात क्या हो रही है यहाँ पर कि मेंटेनिंग डाटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए रिक्वायर्स मैकेनिज्म यानी टूल्स, आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत है टू इंश्योर द ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, ठीक है। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस यहाँ पर क्या है, दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं डाटा को, ठीक है। अब वो जो से दो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बीच में एग्जीक्यूशन हो रही है तो वो क्या करेंगे, डाटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए कुछ टूल्स को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है कि शेयर्ड मेमोरी सॉल्यूशन, मेमोरी को शेयर करने के लिए टू बाउंडेड बटर प्रॉब्लम अलोज एट मोस्ट n-1 आइटम्स इन बफर एट द सेम टाइम। यानी कि अगर आप एक मेमोरी में कुछ चीज़ों को शेयर करना चाह रहे हैं तो आप कितनी आइटम्स को शेयर करेंगे, n-1। फर्ज करें यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू जो है वो 2 है तो 2 - 1 1, यानी कि एक आइटम आपकी स्टोर होगी उसके अंदर, मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर n की वैल्यू आप खुद से सपोज कर लेते हैं, लाइक 3 कर देते हैं या 4 कर देते हैं तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 2 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। 4 - 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 वैल्यूज आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएंगी। अ सॉल्यूशन वेयर ऑल n बफर्स आर यूज्ड इज नॉट सिंपल, जहां पर कोई एक वैल्यू यूज हो वो आपके लिए सिंपल नहीं होता, ठीक है। जब आपने मेमोरी के अंदर किसी भी डाटा को या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करना है तो आपने उसमें, अगर आप n-1 आइटम्स लेंगी ना तो वो ये आपको अलाउ करेगा कि आप n-1 आइटम्स ले सकती हैं। यानी कि 5 - 1 4, आप 4 भी ले सकती हैं, आप 3 भी ले सकती हैं, आप 2 भी ले सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सिंपल वैल्यू लेंगी तो वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सपोज दैट वी मॉडिफाई द प्रोड्यूसर कंज्यूमर कोड। अब आपके पास दो कोड हैं, ठीक है, एक प्रोड्यूसर कोड है, एक कंज्यूमर कोड है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, उसे मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बाय एडिंग अ वेरिएबल काउंटर। वेरिएबल काउंटर का आपको पता होगा जिसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक a++, b++, a-, ठीक है। तो वो वैल्यू प्लस प्लस में इंक्रीज हो जाती है और माइनस माइनस में डिक्रीज हो जाती है। इनिशलाइज्ड टू जीरो, आपने उसको क्या किया, इनिशलाइज कर दिया जीरो के साथ, एंड इंक्रीमेंटेड ईच टाइम अ न्यू आइटम इज एडेड टू द बफर। अब जीरो में आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, जीरो प्लस प्लस, तो वो नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 1। देन 1 प्लस प्लस आपके पास क्या बन जाएगी, 2। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी एक कोड को मॉडिफाई करेंगे तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेंगे। जीरो से अगर आप उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट का फंक्शन परफॉर्म होगा। जैसे जैसे आप उसे, जितनी बार आप उसका इंक्रीमेंट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे उतनी ज़्यादा वैल्यूज जो है वो उसके अंदर, बफर के अंदर ऐड होती चली जाएंगी। ये अभी तक का बैकग्राउंड था इसका कि ये है क्या चीज़। देन
प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में आपका क्रिटिकल सेक्शन आ जाता है। क्रिटिकल का बेसिकली मतलब आपको पता होगा, पेचीदा, मुश्किल, ठीक है, टफ, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं उनको हम लोग कहते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शंस में क्या है, आपके पास अ सेक्शन ऑफ कोड कॉमन टू एन कोऑपरेटिव प्रोसेसेस, ठीक है, एक कोड है जिसमें कुछ प्रोसेस एट अ टाइम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इन विच द प्रोसेसेस में बी एक्सेसिंग कॉमन वेरिएबल्स, और वो क्या कर रहे हैं, सेम वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं। लाइक अ क्रिटिकल सेक्शन इन्वायरमेंट कंटेन्स, अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है उसमें कौन कौन सी चीज़ आती है, ठीक है। नंबर 1 पे आपके पास एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन आपका वो सेक्शन है जिसमें आपका कोड एंटर होने की रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। एंट्री सेक्शन आपका कौन सा सेक्शन है, कोड रिक्वेस्टिंग एंट्री इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ये वो सेक्शन है जिसमें एक कोड क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होने की रिक्वेस्ट करेगा। बात समझ आ गई। रिक्वेस्ट जहाँ पे वो करता है वो वहां पर उसका क्या होगा, एंट्री सेक्शन। देन अब समझें कि वो एंटर हो गया, अब उसने क्या करना है, क्रिटिकल सेक्शन में अब वो एंटर हो गया, कोड इन विच ओनली वन प्रोसेसेस कैन एग्जीक्यूट एट एनी वन टाइम, ठीक है। यानी कि फर्स्ट करें आपके पास दो प्रोसेसेस हैं, P0 और P1। P0 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, P1 भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। तो अब वो क्या कह रहा है कि क्रिटिकल सेक्शन में ऐसे होता है कि एक प्रोसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता है। अगर पी फर्स्ट करें क्रिटिकल सेक्शन में कोई एक वैल्यू है ए पड़ा हुआ है, शेयर्ड वेरिएबल, जिसको आप P0 भी एक्सेस कर सकता है, P1 भी एक्सेस कर सकता है। शेयर्ड वेरिएबल का मतलब ये है कि जिसको दो से मोर देन वन प्रोसेसेस जो है वो शेयर कर सकें। अब क्या होगा, P0 को ए की वैल्यू चाहिए, P1 को भी ए की वैल्यू चाहिए। P0 को ए की वैल्यू चाहिए, इसके लिए उसे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना पड़ेगा, ठीक है। तो कोड इन विच ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एट वन टाइम। अब अगर P0 उस टाइम पर प्रोसेस के अंदर है, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, अब जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता P1 उसके अंदर एंटर नहीं हो सकेगा, वो जो मर्जी कर ले, ठीक है। यही क्रिटिकल सेक्शन होता है कि एट अ टाइम एक प्रोसेस एंटर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एग्जिट सेक्शन की। एग्जिट सेक्शन वो होता है कि जिसमें जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में था वो अपनी वर्किंग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब वो क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ के एग्जिट सेक्शन में आना चाह रहा है। जैसे ही वो उसको छोड़ के एग्जिट सेक्शन में आएगा, P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। अब एग्जिट सेक्शन क्या है, द एंड ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। मैंने भी आपको बताया कि एक प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में है, लेकिन जब वो एंड होगी उसकी वर्किंग सारी, तो वो एग्जिट सेक्शन में आ जाएगा। द एंड ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन रिलीजिंग और अलाउइंग अदर्स इन। इसका क्या मतलब है कि जब कोई प्रोसेस एग्जिट सेक्शन में आता है तो वो दूसरे प्रोसेस को अलो करता है कि अब वो चला जाए, ठीक है। मैं अपना काम खत्म कर रहा हूँ, अब तुम जाओ और वहां जाकर अपने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करो, इन सिंपल वर्ड्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिमाइंडर सेक्शन। रिमाइंडर सेक्शन में क्या होता है, रेस्ट ऑफ द कोड आफ्टर द क्रिटिकल सेक्शन। आपका कोई एक प्रोसेस, कोई एक कोड क्रिटिकल सेक्शन में था, उसने अपनी वर्किंग परफॉर्म की, एग्जीक्यूशन किया, उसके बाद वो एग्जिट सेक्शन में आ गया, उसने किसी दूसरे प्रोसेस को अलाउ किया कि वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए, और उसके बाद वो जो कोड क्रिटिकल सेक्शन से निकल के एग्जिट सेक्शन में आया था, अब वो किस सेक्शन में होगा, रिमाइंडर सेक्शन में। तो ये क्रिटिकल के कुछ सेक्शंस थे जहाँ पर आपके प्रोसेसेस जो है वो एंट्री करते हैं, रिक्वेस्ट पहले जनरेट करते हैं, देन एग्जीक्यूट होते हैं, एग्जीक्यूट होने के बाद वो वहां से एग्जिट होते हैं, और एग्जिट के बाद वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं, आपके रिमाइंडर सेक्शन के अंदर। ये कंसेप्ट था क्रिटिकल सेक्शंस का। देन प्रॉब्लम्स क्या क्या है आपके क्रिटिकल सेक्शन में। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में एन प्रोसेसेस आल कंपीटिंग टू यूज सम शेयर डाटा, ठीक है। अब फर्स्ट करें, आपके पास एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। आपके पास P0 है, P1, P2 अप टू Pn, यानी कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं आपके पास जो कि सेम डाटा को शेयर करना चाह रहे हैं। ईच प्रोसेस हैज अ कोड सेगमेंट कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। अब हर प्रोसेस के पास कुछ ना कुछ कोड होगा, उस कोड को वो क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन कह रहे हैं। इन विच द शेयर डाटा इज एक्सेस्ड। अब उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कुछ डाटा है जो कि प्रोसेसेस ने एक्सेस करना है। जैसे कि मैंने भी आपको पीछे बताया था कि P0 और P1 है आपके पास, जो कहाँ गया ये शेयर डाटा जो है, आप उसको फर्स्ट कर लें ए या बी की वैल्यू है शेयर डाटा। अब वो ए बी ऐसी वैल्यू है जिसको P0 ने भी एक्सेस करना है, P1 ने भी, यानी कि प्रोसेस 0 ने भी एक्सेस करना है, प्रोसेस 1 ने भी एक्सेस करना है।
तो जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा वही उसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा। Problem ensure that when one process is executing in its critical section, no other process is allowed to execute in its critical section। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा होता है तो दूसरा प्रोसेस उस वक्त में क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। क्रिटिकल सेक्शन में सबसे बड़ा मसला ये है कि एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। इनिशियल अटेम्प्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ओनली टू प्रोसेसेस। ठीक है, सिर्फ हम दो प्रोसेसेस को लेके बात करते हैं। आपके पास एक प्रोसेस है P0 और एक प्रोसेस है P1। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेसेस PI, अदर प्रोसेसेस PJ। यानी कि कुछ जैसे P0 को फर्स्ट कर लें आप PI का नाम दे रहे हैं और P1 को आप PJ का नाम दे रहे हैं। ठीक है, डू अब आपने एंट्री सेक्शन के अंदर जाना है। एंट्री सेक्शन वो सेक्शन है जहां पर वो एंट्री के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। देन क्रिटिकल सेक्शन में वो एंटर हो गया। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जब उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अपनी सारी की सारी वर्किंग परफॉर्म कर ली, एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर ली, उसके बाद वो आ जाएगा एग्जिट सेक्शन के अंदर। और एग्जिट सेक्शन में आकर वो P0 अगर एग्जिट सेक्शन में आए तो वो P1 को अलाउ करेगा कि अब तुम क्रिटिकल सेक्शन में चले जाओ, और खुद वो कहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर सेक्शन में। ठीक है, वाइल 1 यानी कि वाइल द स्टेटमेंट इज ट्रू, प्रोसेसेस में शेयर सम कॉमन वेरिएबल्स टू सिंक्राइज देयर एक्शन। यानी कि प्रोसेसेस एक सेम वेरिएबल को शेयर कर सकते हैं लेकिन 1 बाय 1, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन में एक ही एट अ टाइम मूव करेगा और वो उस शेयर वेरिएबल को एक्सेस करेगा। देन हमारे पास आ जाती हैं अप्रोचेस टू हैंडल क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। जो आपकी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। टू जनरल अप्रोचेस आर यूज्ड टू हैंडल क्रिटिकल सेक्शंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन सी दो अप्रोचेस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिटिकल सेक्शंस को हैंडल कर सकती हैं? प्रिएम्प्टिव कर्नल्स एंड नॉन प्रिएम्प्टिव कर्नल्स। ठीक है, अब प्रिएम्प्टिव कर्नल की बात कर लेते हैं। ये क्या करते क्या है? इट अलोज द इंटरप्शन। इंटरप्शन क्या होता है? मदाखलत करना, यानी कि कोई इंटरफेयर करना। ठीक है, एक बंदा कुछ कर रहा है, उसके काम के अंदर कोई दूसरा बंदा आके अपनी राय दे दे कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, उसको हम कहते हैं इंटरप्शन, इंटरफेयर करना, मुदाखलत करना। ठीक है, इट अलोज द इंटरप्शन टू द करंटली रनिंग प्रोसेस। यानी कि वो प्रोसेस जो अभी रनिंग में है, रन कर रहा है, उसमें इंटरप्शन करना इन कर्नल मोड टू एग्जीक्यूट अदर प्रोसेस। क्या समझ आई? समझें कि यहाँ पर P0 और P1 दो प्रोसेसेस हैं। P0 जो है वो रनिंग प्रोसेस में है, तो अब कर्नल मोड में वो क्या करेगा, P1 को उसके अंदर इंटरप्ट करेगा। वो कोशिश करेगा कि P0 के साथ साथ P1 भी इंटरप्ट हो जाए इस सिस्टम के अंदर, जबकि ऐसा मोस्टली होता नहीं है। ठीक है, नॉन प्रिएम्प्टिव कर्नल्स में क्या होगा? इट अलोज ओनली वन कर्नल प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड विदाउट एन इंटरप्शन। यहाँ पर इंटरप्शन होती नहीं है। ठीक है, ये अलो करता है सिर्फ एक प्रोसेस को कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर P0 एग्जीक्यूट हो रहा है तो P0 ही एग्जीक्यूट होगा, वो अलाउ ही नहीं करेगा कि P1 बीच में आए जब तक P0 की वर्किंग कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप क्रिटिकल प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। देन आपके पास ये प्रिएम्प्टिव कर्नल की एक डायग्राम शो हो रही है, ये इसका टाइम है। ठीक है, ये ISR है, मेक्स हाई प्रायोरिटी रेडी टू एग्जीक्यूट, यानी कि किस प्रोसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वो पहले एग्जीक्यूट करे। टास्क, यहाँ पर वो अपनी सारी की सारी वर्किंग परफॉर्म करेगा। हाई प्रायोरिटी, यहाँ पर लो प्रायोरिटी। ठीक है, लाइक फर्ज करें कि P0 को हम दे रहे हैं हाई प्रायोरिटी, हम कह रहे हैं P0 पहले एग्जीक्यूट होगा, P1 बाद में। तो P0 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। P0 यहाँ पे अपनी वर्किंग परफॉर्म करेगा और P1 यहाँ पे वेट करेगा। जैसे ही इसकी वर्किंग परफॉर्म हो जाएगी, ये एग्जिट हो जाएगा और ये एग्जिट होके रिमाइंडर सेक्शन में आएगा और रिमाइंडर वाला जाकर फिर उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अब प्रॉस क्या है इसके? इट गिव्स गुड रिस्पॉन्स टाइम टू द यूजर। ये एक गुड रिस्पॉन्स टाइम देता है क्योंकि जैसे ही एक का टास्क खत्म हुआ दूसरा ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा प्रोसेस। तो टाइम की मैनेजमेंट का भी इसमें ख्याल रखा जाता है। ठीक है, एक का प्रोसेस खत्म हो साथ ही दूसरा एंटर हो जाएगा, तो वो एक अच्छा टाइम यूजर को देता है, मैनेजमेंट होती है टाइम की। कैन प्रोड्यूस वेरी फेयर यूसेज ऑफ CPU टाइम। टाइम मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि CPU को कम टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग करने में। इट वर्क्स वेल विद रियल टाइम एंड प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आ रहा है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का, कि किसको आपने ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर आपने P0 को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है तो P0 पहले एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपने P1 को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है तो P1 जल्दी एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, ये इसके प्रॉस थे। देन कॉन्स देख लेते हैं, वही सेम टाइम ISR,
टास्क विद हाई प्रायोरिटी, टास्क विद लो प्रायोरिटी। मोर कम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, कम्प्लेक्स होता है पेचीदा, मुश्किल। तो इसकी वर्किंग क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। रिक्वायर्स एबिलिटी टू कंटेक्ट स्विच, यानी कि स्विचिंग हो सकती है, P0 P1 में जाए, P1 P0 में जाए, ठीक है। तो वो ये एबिलिटी देता है कि हम इन दोनों में से किसी एक को हाई प्रायोरिटी दे के उसको पहले एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉन प्रिएम्प्टिव कर्नल की। नॉन प्रिएम्प्टिव कर्नल में क्या है, टास्क है विद लो प्रायोरिटी, टास्क है विद हाई प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी टास्क रीइंक्विशेस द सीपीयू। आईएसआर में क्या है, आईएसआर मेक्स हाई प्रायोरिटी रेडी टू एग्जीक्यूट। अब आईएसआर में कौन सी वैल्यू जाएगी जिसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी, और लो में कौन सी आएगी जिसको लो प्रायोरिटी मिलेगी। लो स्केजुअलिंग ओवरहेड, इसमें स्केजुअलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी आपकी, ठीक है। यानी कि P0 को P1 में स्केजुअल करना, P1 को P0 में चेंज करना बहुत स्लो प्रोसेस होगा। टेंड्स टू प्रोड्यूस हाई थ्रूपुट, जो एक एग्जीक्यूशन के बाद आपको एक थ्रूपुट चाहिए, एक आउटपुट चाहिए, उस वो हाई प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्योंकि एक प्रोसेस एट अ टाइम जाएगा किसी एक के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो आपको एक ही थ्रूपुट जो है वो हाईली प्रोड्यूस करेगा। कंसेप्चुअली वेरी सिंपल, कंसेप्चुअली वेरी सिंपल है, यानी कि देखने में इसका कंसेप्ट बहुत ईजी है। लाइक ये आपके पास लो प्रायोरिटी शो हो रहा है ना, ये आपके पास हाई प्रायोरिटी। तो आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है कि जो हमारे, अगर हम P0 को हाई प्रायोरिटी देंगे तो वो डायरेक्ट आईएसआर में जाएगा और यहाँ जाके वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर वेट करेगा। और अगर हम P0 को लो प्रायोरिटी दे देते हैं तो P0 यहाँ पर वेट करेगा, P1 यहाँ से आईएसआर में जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये इजी है, आप लोगों को कंसेप्ट यहाँ पर आराम से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या वर्किंग परफॉर्म हो रही है। नॉन प्रिएम्प्टिव कर्नल के कॉन्स क्या हैं, सेम वही डायग्राम। पुअर रिस्पॉन्स टाइम फॉर यूजर प्रोसेसेस, प्रिएम्प्टिव का क्या था, गुड टाइम था, और इसका क्या है, पुअर टाइम है। क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकन, मतलब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप इसको प्रोसेस कर रहे हैं, ये यहाँ से जाके प्रोसेस करेगा तो इसको वेट करना पड़ेगा। अब कुछ टाइम तक इसे वेट करना पड़ेगा, जब तक कि वो अपनी जो उसका अपना प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर लेता। बग्स कैन काज मशीन टू फ्रीज अप, एग्जाम्पल इफ प्रोसेस कंटेन्स इनफाइनाइट लूप। अब अगर यहाँ पर P0 है, P0 यहाँ जा रहा है, अब वो इनफाइनाइट लूप है, बार बार जाएगा, वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो P1 की बारी कब आएगी, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ये थोड़ा सा बग क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि एक ही टास्क बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, तो दूसरे को काफी लॉन्ग टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। मे मेक रियल टाइम एंड प्रायोरिटी स्केजुलिंग इम्पॉसिबल, तो इसलिए यहाँ पर प्रायोरिटी देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर एक को प्रायोरिटी देंगे तो दूसरा वेट करता रहेगा, दूसरे को प्रायोरिटी देंगे तो पहला वेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं कि इसके प्रॉन्स क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। देन हम लोग क्रिटिकल सेक्शन की बात करते हैं कि द क्रिटिकल सेक्शन मस्ट इन्फोर्स ऑल 3 ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। आपको कैसे किसी स्टेटमेंट को देख के पता चलेगा कि क्या वाकई ही वो क्रिटिकल सेक्शंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शंस को फॉलो करने के लिए 3 रूल्स मस्ट उस स्टेटमेंट के अंदर होने चाहिए। पहला क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। नो मोर देन वन प्रोसेसेस कैन एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एट वन टाइम, यानी कि जो एक वक्त में आपके अगर दो प्रोसेसेस हैं P0 P1, तो एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट करेगा, वो क्या होगा आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। बात समझ आ गई, ये इसका एक रूल था कि जब भी आप क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कोई एक प्रोसेस ही एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो। दूसरा आ जाता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में क्या होता है कि इफ नो वन इज द क्रिटिकल सेक्शन, अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं है एंड समवन वांट्स इन, और कोई दूसरा प्रोसेस है जो कि क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहता है, देन दोज प्रोसेसेस नॉट इन देयर रिमाइंडर सेक्शन, तब उनमें से कोई भी एक रिमाइंडर सेक्शन में नहीं होगा। रिमाइंडर सेक्शन में वही जाता है जो अपना काम क्रिटिकल सेक्शन से खत्म करके एग्जिट सेक्शन में जाए, दूसरे को अलाउ करे कि जाओ तुम क्रिटिकल सेक्शन में, और खुद वो कहाँ पे आता है, रिमाइंडर सेक्शन में, ठीक है। ये बात अच्छी तरह से आपको समझ आ जानी चाहिए क्योंकि काफी ये बार बार आपके पास जो है रिपीट हो रही है। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर क्रिटिकल सेक्शन में कुछ भी नहीं है तो वो रिमाइंडर में तो जाएगा ही नहीं।
ठीक है, समवन वांट्स इन, और फिर कोई प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है, सो मस्ट बी एबल टू डिसाइड इन अ फाइनाइट टाइम वी शुड गो इन। तो उनको बहुत बार ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन पहले जाएगा। ठीक है, वैसे बेसिकली होता यही है कि अगर दो प्रोसेसेस हों तो P0 P1 को कहेगा तुम चले जाओ, P1 P0 को कहेगा तुम चले जाओ, वो एक दूसरे को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, बाउंडेड वेट, बाउंडेड वेट में क्या होता है, all requesters must eventually be let into the critical section। देखिए, प्रोग्रेस में एक और बात मैं आपको बता दूं, आपने सिर्फ उन्हीं दोनों प्रोसेसेस का कंपैरिजन करना है जिनको अंदर जाना है क्रिटिकल सेक्शन में। फर्स्ट करें, आपके पास P0 P1, यहाँ पर P0 भी है, P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है और Pn तक जा रहा है। आपने उन सब का नहीं आपस में कंपटीशन करवाना, आपने सिर्फ उन 2 या 3 का कंपटीशन करवाना है जिन्होंने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। ठीक है, बाकियों को आप छोड़ देंगे। इसी तरह बाउंडेड वेट की अगर हम बात करें, तो बाउंडेड वेट में एक कुछ टाइम महदूद कर देते हैं आप, कि किसी ने सिर्फ 20 मिनट वेट करना है, किसी ने 10 मिनट वेट करना है। ये नहीं कि अगर P0 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया तो P1 सारा टाइम वेट ही करता रहेगा। नो, बाउंडेड वेट का मतलब है कि एक लिमिट दे दी गई है कि P0 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया तो P1 जो है वो इतने टाइम के लिए वेट करेगा, जैसे ही उसका टाइम पूरा होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। ये 3 रूल्स थे क्रिटिकल सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एट अ टाइम एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, जो 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनके बीच में कंपैरिजन होगा, जो जिसको प्रायोरिटी देगा वो पहले जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, और बाउंडेड वेट में एक जाएगा तो दूसरा एक लिमिटेड टाइम के लिए वेट करेगा। अब एग्जांपल देख लें, पीटरसन सॉल्यूशन। ये भी एक सॉल्यूशन है क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। डिफरेंट सॉल्यूशंस है हमारे पास क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। पीटरसन सॉल्यूशन हो गया, सेमाफोर हो गया, मॉनिटर हो गया। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपके पास जिसके थ्रू आप अपनी क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम्स को। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल पीस ऑफ कोड। ये आपके पास एक सिंपल कोड है कंटेनिंग द कंपोनेंट रिक्वायर्ड इन द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में आपको 4 तरह की चीजें मैंने अभी समझाई हैं। एक तो आपका एंट्री सेक्शन होता है जिसमें एंट्री करनी होती है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन होता है जिसमें एंट्री के बाद उसने एग्जीक्यूशन करनी होती है। जब वो अपना सारा टास्क कंप्लीट कर लेता है वो एग्जिट में आता है, और एग्जिट में आके वो रिमाइंडर में जाता है। ठीक है, सो डू वाइल लूप आपके पास चली टर्न इज इक्वल टू आई। फर्स्ट करें कि टर्न की वैल्यू क्या है, आई है, तो ये क्या है आपका एंट्री सेक्शन। यहाँ से वो एंटर हुआ, यहाँ से अब उसने कहाँ जाना है, क्रिटिकल सेक्शन में। ज़ाहिर है उसने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तभी उसने अपनी एंट्री करवाई है ना। ठीक है, तो ये दूसरा क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन। टर्न जे, अब टर्न आई था वो क्रिटिकल सेक्शन में गया, तो टर्न जे कहाँ है, रिमाइंडर सेक्शन में। जैसे ही आई अपना काम खत्म करेगा, जे जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। वाइल ट्रू, ठीक है, अगर स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है आपके पास, तब ये लूप बार बार चलेगी। आई क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, जैसे ही वो अपना काम खत्म करेगा, टर्न किसकी आ जाएगी, जे की। जे क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और आई क्या है, आई कहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया था उसको मैंने एज अ कोड भी आपको दिखा दिया है, किस तरह से वर्किंग यहाँ पे आपने करनी है। देन ये मैंने एक पेज के ऊपर एग्जांपल बनाई थी, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ से। पीटरसन सॉल्यूशन में क्या होता है कि 2 प्रोसेसेस इन सिस्टम। ठीक है, आप समझें कि एक आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें 2 प्रोसेसेस हैं आपके पास। एक क्या है P0 प्रोसेस 0, और एक क्या है P1। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बनाया था आपको समझाने के लिए। अब इंट टर्न, अगर हमने एक टर्न ले लिया कि किसकी टर्न आपने पहले करनी है। ठीक है, फिर बुलियन फ्लैग 2, फ्लैग लिया हमने और उसमें हमने एक एरे, इसको आप नॉर्मली एरे कहते हैं। ठीक है, एरे आपने ले ली, ये इंटीजर है। टर्न, टर्न आपके पास क्या है, इंटीजर है। इसको आप आई कहें, जे कहें, वो आपके ऊपर है, जोन से भी आपने इसको नेम देने हैं। देन बुलियन एरे की बात कर लेते हैं। बुलियन एरे पे आपके पास क्या है, 2। अब जो इंटीजर है, इंटीजर को हमने क्या इनिशियलाइज कर दी, वैल्यू 0। तो क्या होगा, अब अगर इसको फर्स्ट करें, ये आई है या जे है। ठीक है, पी आई हो जाएगा, ये पी जे हो जाएगा, या P0 P1। P0 की वैल्यू क्या है, 0। जब 0 होगी ना वैल्यू, तो P0 इज अलाउड टू एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अगर इंटीजर की वैल्यू 0 है तो 1 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। ठीक है, फिर 0 ही क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। तो जैसे ही इंटीजर की वैल्यू आप 0 इनिशियलाइज करेंगे, P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही इंटीजर वो अपना काम खत्म करेगा, तो इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जैसे ही इंटीजर की वैल्यू 1 होगी, P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा।
बात समझ आई? जैसे कि अब हम एरे की बात करते हैं, फ्लैग के अंदर अगर आपने इंटीजर की वैल्यू 0 डाली है विच इज़ ट्रू, तो क्या होगा, P0 रेडी टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब उसी तरह हमने दूसरी एरे ले ली, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 1, यानी कि यहाँ से वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर, जहाँ पर उसे 1 इनिशियलाइज किया गया है। यहाँ पर P1 क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रू होगा। ट्रू के बाद क्या होगा, फ्लैग 0 में P0 क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और फ्लैग 1 में P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, मैंने जो सोचा कि आपके साथ रिटर्न फॉर्म में शेयर करूं। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि जो हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे वही वैल्यू क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगी और वही एरे उसको ट्रू करेगा और तब वही वाली वैल्यू जो है वो सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेगी। पीटरसन प्रॉब्लम का आगे क्या है कि हेयर वी ट्राई अ सक्सेशन ऑफ इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटिंग वैलिड एंट्री सेक्शंस, ठीक है। उसको सक्सेसफुल यानी कि जो क्रिटिकल सेक्शंस की प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं सक्सेसफुली। इन ऑल एग्जांपल्स आई इज द करंट प्रोसेस एंड जे इज द अदर प्रोसेस। अब इस एग्जाम्पल में जिस तरह आई और जे यूज हुआ, लास्ट में हमने 0 और 1 को देखा था। अगर हम इसमें आई और जे की बात करें तो आई क्या है, करंट प्रोसेस जो कि अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद है, और जे इज द अदर प्रोसेस जिसने एग्जीक्यूशन के बाद क्रिटिकल प्रोसेस में एंट्री करनी है। इन दीज एग्जाम्पल्स इनविजन द सेम कोड रनिंग ऑन टू प्रोसेसेस एट द सेम टाइम। इसमें क्या हो रहा है कि सेम कोड जो है वो रन कर रहा है उसी एक प्रोसेसर के अंदर। जैसे कि 10 इज इक्वल टू आई, आपके पास इंटीजर की वैल्यू क्या है, आई, और वो आई कहाँ चलेगी आपकी, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, क्योंकि वो ट्रू थी। जब वो अपना टास्क कंप्लीट करेगी, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, सारा कुछ उसका खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा, रिमाइंडर सेक्शन एग्जिट सेक्शन में आएगा और रिमाइंडर में क्या पड़ा हुआ था, जे को टर्न देगा, तो फिर टर्न इज इक्वल टू जे विच इज ट्रू, देन वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। आर द 3 क्रिटिकल सेक्शन रिक्वायर्ड मेट, यस, ऐसे ही हो रहा है। एज एट अ टाइम एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेट कर रहा है, जैसे वो ट्रू होगा दूसरा चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये फॉलो कर रहे हैं ना रूल्स को। अब फ्लैग फॉर ईच प्रोसेस गिव्स स्टेट, अब हमने फ्लैग को वैल्यू असाइन कर दिया। ईच प्रोसेस मेंटेन्स अ फ्लैग इंडिकेटिंग दैट इट वांट्स टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने फ्लैग को इंडिकेट कर दिया कोई एक वैल्यू, जिससे अब ये पता चल रहा है कि वो दोनों फ्लैग जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाह रहे हैं। इट चेक्स द फ्लैग ऑन द अदर प्रोसेस एंड डजंट एंटर द क्रिटिकल सेक्शन इफ अदर प्रोसेस वांट्स टू गेट इन। वो फ्लैग को चेक करेगा, अगर एक फ्लैग क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाह रहा है तो वो ये मेक श्योर करेगा कि कहीं दूसरा भी तो नहीं एंटर होना चाह रहा, ठीक है। प्रायोरिटी आ जाती है इसमें। अगर P0 और P1 दोनों ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाह रहे हैं तो वो एक दूसरे को प्रायोरिटी देंगे। P0 कहेगा P1 पहले तुम चले जाओ, P1 कहेगा नहीं P0 पहले तुम चले जाओ, ठीक है। वो एक दूसरे को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि किस तरह से वो इनको मैनेज करेगा। अब शेयर्ड वेरिएबल्स वो होते हैं जो सारे प्रोसेसेस जिनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर्ड वेरिएबल की एग्जांपल ले लें, ए इज इक्वल टू 2, जैसे फ्लैग की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 दी है। अब ए इज इक्वल टू 2 है तो उसको पी, अगर वो शेयर्ड वेरिएबल है ना तो उसको P0 भी एक्सेस कर सकता है और P1 भी एक्सेस कर सकता है। नाउ बुलियन फ्लैग, फ्लैग को हमने क्या वैल्यू दे दी, 2। इनिशियली फ्लैग 0 इज इक्वल टू फ्लैग 1 इज इक्वल टू फॉल्स। जब तक ये फॉल्स है ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकेगा, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इसकी स्टेटमेंट को ट्रू होना पड़ेगा। सो फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पर हम फ्लैग आई, दो फ्लैग की बात हो रही है ना, आई और जे की, या 1 एंड 2 या 0 और 1, ठीक है। तो फ्लैग आई क्या है, ट्रू, इसका मतलब है पी आई रेडी टू इंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। जो चीज ट्रू होगी वो सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगी। डू फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पर फ्लैग आई की वैल्यू वो क्या दे रहा है, ट्रू। अगर तो फ्लैग आई ट्रू है वाइल फ्लैग आई, तो वो कहाँ चला जाएगा, फ्लैग आई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। और जैसे ही फ्लैग आई की वैल्यू फॉल्स होगी वो कहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर सेक्शन के अंदर। बात समझ आ गई। फर्स्ट करेंगे फ्लैग आई और फ्लैग जे दो वैल्यूज हैं। फ्लैग आई जैसे ही ट्रू हुआ क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, वहां जाके उसने एग्जीक्यूशन परफॉर्म की। जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हुई वो कहाँ आ गया, रिमाइंडर सेक्शन में। और तब साथ ही उसको फ्लैग आई को हमने क्या कर दिया, फॉल्स, ठीक है। वाइल 1, जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी इसी तरह ये लूप चलती रहेगी। एक जाएगी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, जब तक उसकी वर्किंग है वो काम करेगा, उसके बाद वो फॉल्स हो जाएगा और दूसरा फिर ट्रू होके क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ये इसका एल्गोरिथम 2 था।
जी, एल्गोरिदम ट्री की हम बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, ईच प्रोसेस सेट्स अ फ्लैग टू रिक्वेस्ट एंट्री। हर प्रोसेस यानी P0 P1 एक फ्लैग को रिक्वेस्ट करेगा फॉर एंट्री करने के लिए। देन ईच प्रोसेस टॉगल्स अ बिट टू अलो द अदर इन फर्स्ट। तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को यही कहेगा कि तुम पहले चले जाओ। ये रूल तो सबका ही सेम है। दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच प्रोसेस आई। ये जो रूल है ये किसके लिए एग्जीक्यूट करेगा, फिर प्रोसेस आई के लिए। अब शेयर्ड वेरिएबल फिर क्या है, उसी तरह फ्लैग 2 इनिशियली फ्लैग 0 फ्लैग 1 इज इक्वल टू फॉल्स फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू। अब जैसे ही हमने फ्लैग आई को फिर ट्रू कहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस 1 यानी प्रोसेस आई जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। अब वर्किंग देख लें इसकी, डू फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू टर्न जे। टर्न जे का क्या मतलब है कि हमने जो इंटीजर की वैल्यू दी है वो जे दी है। वाइल फ्लैग आई एंड टर्न इज इक्वल टू जे, ये क्या है, ट्रू, क्योंकि वाकई ही हमारे पास फ्लैग आई की वैल्यू है एंड टर्न क्या है, जे। यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली है। फ्लैग आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ट्रू। इसका मतलब है फ्लैग आई अंदर जाएगा और टर्न वो क्या दे रहे हैं, यानी इंटीजर की वैल्यू वो क्या दे रहे हैं, जे, एंड टर्न इज इक्वल टू जे। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसलिए ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, फ्लैग आई की वैल्यू ट्रू थी, इंटीजर क्या थी, जे, तो ये फ्लैग आई कहाँ चला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। जैसे ही इसकी वर्किंग खत्म होगी, फ्लैग आई जो है यहाँ पर ट्रू था, क्रिटिकल सेक्शन में गया था, अब वो क्या हो गया, फॉल्स, तो अब वो कहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये वही बात है, लेकिन अब उन्होंने फ्लैग के साथ इंटीजर की वैल्यू भी असाइन कर दी है। पिछले में उन्होंने इंटीजर की वैल्यू असाइन नहीं थी की। ये इसका थर्ड एल्गोरिदम हो गया। यानी कि इन शॉर्ट क्या आपको यहाँ पे लर्न करने को मिला कि जो स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी वो सबसे पहले आपकी क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी। जैसे ही वो अपनी वर्किंग परफॉर्म करेगी, एग्जीक्यूशन परफॉर्म करके फॉल्स हो जाएगी, दूसरी वैल्यू ट्रू होके क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएगी और वो फॉल्स होके रिमाइंडर सेक्शन में आ जाएगी। क्लियर जी। अब हम लोग देख लेते हैं सेमाफोर्स के बारे में। सेमाफोर्स क्या है, देखिए सेमाफोर्स में आप जो एक हमारा प्रोसेस है ना, वो डायरेक्टली शेयर्ड वेरिएबल को असाइन कर सकता है। ठीक है, सबसे डायरेक्टली उसको हासिल कर सकता है, लाइक P0 P1। कंसेप्ट पहले समझ लें सेमाफोर्स का। सेमाफोर्स क्या करता है, आपके पास दो प्रोसेसेस हैं P0 P1, तो वो उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट ही शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर लेगा। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। सेमाफोर क्या करेगा, डायरेक्ट शेयर वेरिएबल्स को एक्सेस कर लेगा। सेमाफोर्स इज एन इंटीजर वेरिएबल दैट सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आफ्टर इनिशियलाइजेशन, कुछ भी इसको इनिशियलाइज करने के बाद, इट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय टू एटॉमिक ऑपरेशंस। ठीक है, इसको आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, टू एटॉमिक ऑपरेशंस के साथ, यानी कि डायरेक्टली आप इसे एक्सेस, मैंने आपको अभी ये बताया कि सेमाफोर जो है वो शेयर्ड वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई वैल्यू इसे असाइन करनी है, कोई वैल्यू, किसी एक वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, तो ये दो एटॉमिक ऑपरेशंस यूज करेगा। कौन कौन से, वेट एंड सिग्नल। सेमाफोर्स क्या करता है, डायरेक्ट किसी शेयर वेरिएबल को एक्सेस करता है, और अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी हो तो वो दो एटॉमिक ऑपरेशंस यूज करता है। कौन कौन से, वेट एंड सिग्नल। ठीक है, अब वेट में क्या है, ये जो एस है, ये एस का मतलब है सेमाफोर्स। वेट एस, सिग्नल एस, ये एक ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन, ये। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइल एस इज लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर आप एस की वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं 1, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको लिख के तो नहीं समझा सकती, बहरहाल अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें तो एस की वैल्यू अगर आप इसको 1 दे रहे हैं तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। 1 जो है वो लेस देन ही है ना 0 से, सॉरी सॉरी सॉरी, एस जो है वो अगर आप 1 देते हैं तो 1 लेस देन 0, यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट होगी क्योंकि 1 जो है वो 0 से ग्रेटर है। ठीक है, तो फिर एस इज इक्वल टू एस माइनस 1, मतलब एस की वैल्यू आपने क्या दी थी, 1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, एस क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, यानी कि 1 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास, फॉल्स। अगर तो यहाँ पर भी 0 आता, यहाँ पर भी 0 आता तो स्टेटमेंट क्या हो जाती है आपकी, ट्रू। पर एस की जगह 1 आया था ना, हमने एस की वैल्यू 1 ली थी और यहाँ पर भी 1 ली थी, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0। तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। अब सिग्नल्स पे आ जाते हैं। एस की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू
2। यहाँ पर एक और बात आपको समझने को मिलेगी, जब भी आपने सेमाफोर्स में डिक्रीमेंट करना है, ठीक है, अगर 2 है तो उसको कम करना है 1 पे या 0 की तरफ, तो फिर आपने कौन सा ऑपरेशन उसका परफॉर्म करना है, वेट का। और जब आपने एडिशन करनी है, ठीक है, जैसे कि 2 है तो आपने उसको इंक्रीमेंट करना है 3 4 5 6 की तरफ लेके जाना है, तो फिर आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सिग्नल का। इनको आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये माइनस का ऑपरेशन है और ये प्लस का ऑपरेशन है। एज गिवन हेयर, जिस तरह यहाँ पर दिए गए हैं, दीज आर टू एटॉमिक एज रिटन इन मैक्रो कोड, ठीक है, ये आपको मैक्रो कोड के अंदर मिल रहे हैं, यानी कि वर्किंग तो इनकी सिंपल है, लेकिन यहाँ पर आपको ये कोडिंग की शक्ल में नजर आ रहा है। लेकिन इसकी जो फंक्शंस हैं वो क्या है, यहाँ पर माइनस कर रहा है, यहाँ पर प्लस कर रहा है। वो डिफाइन दीज ऑपरेशंस, हमने इन ऑपरेशंस को डिफाइन किया है, वेट को और सिग्नल को। हाउ एवर टू बी एटॉमिक प्रोटेक्टेड बाय अ हार्डवेयर लॉक, ठीक है, सिक्योर है ये, प्रोटेक्टेड है ये। फॉर्मेट इसका क्या होता है, वेट म्यूटेक्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन म्यूटेक्स इनिशियलाइज टू 1, यानी कि जो वेट के अंदर वैल्यू है, जैसे वेट के अंदर एस था तो हमने एस को इनिशियलाइज किया था 1 के साथ, तो इसको हम यूजुअली किसके साथ इनिशियलाइज करते हैं, 1 के साथ। अब हम यहाँ पर 0 भी तो रख सकते थे ना, 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, सब ठीक हो जाना था, लेकिन हमने इनिशियलाइज कैसे करना है, 1 से। इसको भी हमने एस को 1 के साथ इनिशियलाइज किया था, इस एस को भी हमने 1 के साथ इनिशियलाइज किया था, तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो गया था और 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन परफॉर्म हुई थी और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हुई थी। क्रिटिकल सेक्शन, जैसे ही आपने वेट का ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके बाद आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले गए, जैसे ही यहाँ से आपकी वर्किंग परफॉर्म हुई आप सिग्नल सेक्शन में आ गए। सिग्नल आपके पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। पीछे आप लोगों ने इस तरह पढ़ा था ना, ये एंट्री सेक्शन था, अब ये क्या है, वेट सेक्शन। वर्डिंग चेंज कर लें, कंसेप्ट वही है। एंट्री सेक्शन में क्या है आपका, वेट सेक्शन, और रिमाइंडर सेक्शन में आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्नल। ये आपका रिमाइंडर सेक्शन होगा, यानी कि वेट में जो वैल्यू थी वो क्रिटिकल सेक्शन में गई, उसने अपनी वर्किंग परफॉर्म की, देन वो सिग्नल पर आ गई, ठीक है, और उसने दूसरी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया कि अब तुम चले जाओ क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, और खुद वो कहाँ आ गई, रिमाइंडर सेक्शन के अंदर। Semaphores can be used to force synchronization precedence if the precedence